Hello everyone, this is Soumya and in today's video we are going to talk about a very sensitive issue that has been in news that रशिया ने ऑफिशियली वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है अगेंस्ट यूक्रेन। रशिया ने एक मिलिट्री एक्शन जो है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है अबाउट टेकिंग अ मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द यूक्रेन। और अब हम देख सकते हैं कि काफी सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो रशिया फायर कर रहा है ऑन द कैपिटल एंड द नियर बाय एरियाज इन द यूक्रेन वाला जो पूरा रीजन है। ओके, so now let us see that why it is the news। क्या है ये पूरी न्यूज? तो here you can see that Russia Ukraine crisis, Russia declares war on Ukraine and it is destroying the air bases, air defense, पूरा एयरपोर्ट्स जो है उनको खाली करवा लिया गया है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो है वहां पे मिसाइल्स जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं एंड अल्टीमेटली रशिया ने एक फुल फ्लेज वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। नाउ हियर यू कैन सी the various things. So it is February 24 और आज सुबह की ही ये न्यूज़ है जब व्लादिमीर पुतिन ने ऑफिशियली ये डिक्लेरेशन किया और इसके बाद विद इन 30 मिनट्स हम ये देखते हैं कि रशियन मिलिट्री जो है उन्होंने दे हैव स्टार्टेड देयर एक्शंस अगेंस्ट द यूक्रेन। नाउ थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर क्या सारी चीजें चल रही थी। तो आप देख सकते हो कि ये है आपका यूक्रेन का मैप और यहाँ पे कीव जो है ये कैपिटल है यूक्रेन का। इस पूरे रीजन में एंड मैरियोपोल वाले रीजन में काफी सारे मिसाइल्स जो है वो फायर किए गए हैं। सुबह सुबह इसकी ही न्यूज सबसे पहले हमारे पास आई थी। एंड क्या ये एकदम से मतलब रशिया ने ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके का डिसीजन लिया है? सो वी ऑल नो कि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफी ज्यादा पुराना है। 2014 में रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है उसे एनेक्स किया था। इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द रशियन इंटरेस्ट इन द यूक्रेनियन रीजन, so you can like a month back I already made a video in this topic। तो अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है या फिर रशिया का क्या सारा इंटरेस्ट है यूक्रेन में, इन सारी बातों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में। सो कुछ दिन पहले की ही बात है, लाइक अ डे और टू बैक रशिया ने डिक्लेयर किया था, मतलब आप अगर ये पूरा यूक्रेन वाला रीजन देखोगे सो वी ऑल नो कि यूक्रेन वंस यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था आपका दिस यूक्रेन वाला जो रीजन है। इन फैक्ट अगर हम पूरे यूएसएसआर की बात करते हैं, सोवियत यूनियन की बात करते हैं, तो रशिया के बाद अगर सबसे ज्यादा पावरफुल कोई कंट्री था इस सोवियत यूनियन में तो वो आपका यूक्रेन ही था। ओके, एंड यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है इन द ईयर 1991 और यूक्रेन को मिल जाती है इंडिपेंडेंस। लेकिन क्योंकि बहुत टाइम तक यूक्रेन जो है वो रशिया का पार्ट रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया का कल्चरल और लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस जो है इस पूरे रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड एट प्रेजेंट अगर आप यूक्रेन को देखोगे सो दिस इज बेसिकली अ कंट्री वेयर विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 44 मिलियन पीपल। 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी यहाँ पे रहती है और यहाँ पे मेजर मतलब ईस्टर्न रीजन में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा आपको रशियंस का मिलेगा, दैट मीन्स रशियन कल्चर का मिलेगा और काफी ज्यादा रशियन स्पीकिंग पीपल जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। वेयर एस अगर आप वेस्टर्न साइड की बात करते हो, यूक्रेन की वेस्टर्न साइड की बात करते हो, तो यहाँ पे आपको यूरोपियन इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने के लिए मिलता है। एंड ये एक ऐसा कंट्री है जो कि एक बफर स्टेट है। लाइक यूक्रेन के अगर आप वेस्ट में देखते हो तो यहाँ जो भी कंट्रीज हैं वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है या फिर वो नेटो का पार्ट है। नेटो वी ऑल नो इट इज अ मिलिट्री अलायंस ऑफ द which is led by the USA and 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्टैब्लिश किया गया था। इट इज अ कलेक्टिवली मिलिट्री अलायंस, मतलब इस ग्रुप के अगर किसी एक मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो वो पूरे अलायंस के ऊपर अटैक समझा जाएगा और पूरा अलायंस कलेक्टिवली उस एक कंट्री के अगेंस्ट फाइट करेगा। सो दैट इज नेटो। तो यहाँ वेस्ट में आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो के आपको मेंबर्स जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ऑन द अदर साइड यूक्रेन की अगर आप ईस्टर्न साइड देखोगे तो यहाँ पे है द अदर सुपर पावर, द अदर वर्ल्ड, दैट इज रशिया। ठीक है, तो अगर हम देखें एथनिसिटी के बेसिस पे या कल्चर के बेसिस पे तो पूरा यूक्रेन जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया है, ईस्ट और वेस्ट पे। ईस्टर्न वाला साइड जहाँ पे आपको रशियन इन्फ्लुएंस मिलता है यानी कि यहाँ पे वो लोग मिलते हैं जो प्रो रशिया है, और एक वेस्टर्न वाला रीजन जहाँ पे आपको वो लोग मिलते हैं जो अपने आप को प्रॉपर यूक्रेनियन कहते हैं और यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी बनना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर
यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया जो है, मतलब यूक्रेन जो है, अगर यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाता है तो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन होगा बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द रशिया। सो रशिया डज नॉट वांट कि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने या फिर ये नेटो का भी पार्ट बने। ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट इट। लेकिन जब से 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ है यूएसएसआर का, दोनों ही कंट्रीज लाइक यूरोप, एक तरफ यूरोप है और एक तरफ रशिया है, दोनों ही इस यूक्रेन वाले रीजन में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो रिसेंटली अभी न्यूज, तो तब से ही हम ये देखते हैं कि यूक्रेन जो है ये काफी डिस्टर्ब्ड सा प्लेस है। एक पार्ट ऐसा है पॉपुलेशन का जो रशिया को सपोर्ट करता है, और एक पार्ट ऐसा है जो आपका यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईस्टर्न रशिया में आपको कुछ सेपरेटिस्ट देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आपका ये लुहांस्क वाला रीजन है और डोनेस्क वाला रीजन है। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सेपरेटिस्ट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको प्रो रशिया प्रो रशियंस जो है वो देखने के लिए मिलेगी यहाँ की पॉपुलेशन जो है। और ऑब्वियसली दीज पीपल दे आर बैक्ड बाय द रशिया, तो इन रशिया इनडायरेक्टली बैक करता है यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है इनको। एंड अ फ्यू डेज बैक, लाइक अ डे और टू बैक, हमने ये देखा कि रशिया ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि लुहांस्क और डोनेस्क जो है वो एक इंडिपेंडेंट रीजन है। तो दिस वाज द न्यूज। सो यू कैन सी, काफी टाइम से पहले तो, लास्ट वीडियो में जहां तक हमने देखा है कि रशिया ने अपने ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय करके रखे थे ऑन दी बॉर्डर्स। और काफी टाइम से बातें चल रही थी कि रशिया जो है वो अपने ट्रूप्स को वापस ले ले, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये देखने के लिए मिला कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, पूरे यूक्रेन को 3 कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दी गई कि लुहांस्क और डोनेस्क जो है ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से रशिया ने अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए इस रीजन में इस पूरे यूक्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। एक तो था आपका यूक्रेन, और ये लुहांस्क और डोनेस्क वाला रीजन था। इसे सेपरेट दो अदर अलग अलग कंट्रीज जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए। यहाँ तक भी चीजें जो है, यहाँ पे ऐसे अंदेशे लगाए जा रहे थे कि शायद हो सकता है आने वाले टाइम में रशिया अटैक करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, यूक्रेन वॉज समवेयर प्रिपेयर्ड अबाउट दिस, बट इट वॉज लाइक अ सडन डिसीजन। 24th of February, दैट मीन्स टुडे मॉर्निंग में व्लादिमीर पुतिन का डिसीजन आता है कि दे आर गोइंग टू टेक द मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द यूक्रेन। एंड अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया। सो यू कैन सी व्हाट रशिया सेड ऑन द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। सो टेलीविजन पे अनाउंसमेंट हुआ दैट the Vladimir Putin has decided to take the military action against the Ukraine, and this was the claim that was made by the Russian president. Ukrainian president जो है ये अपील कर रहे हैं रशियन से that they should not support because this can ultimately lead to a very big war in this region and disturb the peace and security in the entire region. So this was the appeal that was made by the Ukrainian प्रेसिडेंट। आप देख सकते हो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये एक बहुत इमोशनल अपील कर रहे हैं रशियन से टू डू नॉट सपोर्ट दिस मेजर वॉर इन द यूरोपियन रीजन। Okay. Now, what will be the impact of the Russia's war on Ukraine? तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? आप देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, विच इज कंसर्न्ड विथ मेंटेनिंग द पीस एंड सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेशनल लेवल। इन्होंने अपनी इमरजेंसी मीटिंग्स जो है वो सेशंस जो है वो कंडक्ट करे थे। एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, एंटोनियो गिटरस, उन्होंने पर्सनली प्ली किया है रशियन प्रेसिडेंट से टू withdraw the troops from the Ukrainian border and maintain peace in this region। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है पीस डिस्टर्ब होगी इस रीजन में अगर रशिया, लाइक ऑब्वियसली वॉर तो लॉन्च कर ही चुका है, तो ऑब्वियसली पीस जो है वो पूरे रीजन में डिस्टर्ब होने वाली है। देन यू कैन सी हियर, कुछ दिन पहले ही हम देख सकते हैं कि यूएसए ने काफी सारे सैंक्शंस जो है वो रशिया के अगेंस्ट अनाउंस किए थे। नेटो ने कहा था, मतलब यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, ने तो ओपनली कह दिया था कि वी वांट कि ये मैटर जो है वो पीस से ही सॉर्ट आउट हो जाए, बिकॉज नेटो जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड वी एक्सपेक्ट कि रशिया जो है वो भी इसमें इंटरफेरेंस ना करे। अब फाइनली जो बाइडेन का ये कहना है कि वी आर प्रेइंग फॉर द यूक्रेनियंस, वी कैन प्रे टू गॉड एंड दिस इज ऑल व्हाट वी आर डूइंग एंड द वर्ल्ड इज डूइंग फॉर द यूक्रेनियंस। ओके।
So, U.S. ambassador to the UN has warned that an all-out Russian invasion could place 5 million people, which will further trigger a new European refugee crisis. हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो मिडिल ईस्ट वाला जो पूरा रीजन है, जहाँ पे लेबनान, सीरिया, वाला जो पूरा रीजन है, यमन वाला रीजन है, वहां से काफी सारे रेफ्यूजीज जो है वो यूरोप की तरफ जाते हैं, और यूरोप में रेफ्यूजी क्राइसिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड अल्टीमेटली अगर इस तरह का इन्वेजन हो रहा है यूक्रेन में, तो ऑब्वियसली बात है, इट इज गोइंग टू ट्रिगर द रेफ्यूजी क्राइसिस इन द यूरोपियन रीजन। सो पहली प्रॉब्लम तो होगी कि पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि रेफ्यूजी क्राइसिस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे पूरे यूरोप वाले रीजन में। सो यू कैन सी हियर, अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक इफेक्ट, दैट डेफिनेटली इकोनॉमिक इफेक्ट, इट इज गोइंग टू हैम्पर द इकोनॉमी ऑफ द यूरोप, इट इज गोइंग टू हैम्पर द इकोनॉमी ऑफ द यूक्रेन, इट इज गोइंग टू hamper the economy of the Russia, because obviously Russia के against तो major sanctions जो है वो लगाए ही जाएंगे. So it is going to deeply impact, have a deep impact on the economy of the European region, which can further alter the peace of the region. तो ये काफी सारे impacts जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा काफी सारी बातें जो है न्यूक्लियर वेपन्स के डिसआर्मामेंट पे भी हो रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग है? और अगर ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग है, तो यूक्रेन जो है, यूक्रेन जैसा कंट्री जिसने खुद को डिसआर्म कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट तो एक तरह से ये बिट्रेयल है। तो लेट अस नाउ डिस्कस, हैव अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट द न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट ऑफ द दिस यूक्रेन। तो 1991 में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज बुश, ठीक है, एंड सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन यूएसएसआर, मिशेल गोर्चाबेव, तो इन्होंने क्या करा था, एक एग्रीमेंट साइन किया था, स्टार्ट वन, ठीक है। 15 ईयर्स के लिए इनिशियली था, फिर कहा गया कि ये फर्दर 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ये जो स्टार्ट वन 1991 में साइन किया गया था, ये 2009 में आके खत्म हो गया था। ये किस बारे में था? ये कहता था कि यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है, उस टाइम के दो, लाइक कोल्ड वॉर जो है वो लगभग एंड पे था। तो ये दोनों कंट्रीज मिलके क्या करेंगे, खुद के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको लिमिटेड कर देंगे, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, उनको लिमिट कर देंगे एक सर्टेन पॉइंट तक, सर्टेन लेवल तक। तो ये था आपका स्टार्ट वन एग्रीमेंट दैट वाज साइंड इन द ईयर 1991। किस किस के बीच में हुआ था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। कुछ दिन बाद ही हम ये देखते हैं कि यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, क्योंकि वी ऑल नो कि यूएसएसआर उस टाइम पे एक मेजर न्यूक्लियर पावर था, तो आप लोगों को पता है कि रशिया जो मतलब रशिया की बात करो, फ्रांस की बात करो, ये सारे उस समय के इतने बड़े न्यूक्लियर पावर्स नहीं थे। यूएसए और यूएसएसआर के बाद में थर्ड जो बड़ा न्यूक्लियर पावर था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, ये आपका यूक्रेन था। जस्ट इमेजिन अबाउट अ कंट्री जो आज इतना हेल्पलेस फील कर रहा है, वो एक टाइम पे थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर हुआ करता था। तो यहाँ पे इसके डिसआर्मामेंट के बारे में समझना हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं स्टार्ट वन से। सो स्टार्ट वन की अगर हम बात करें, तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में 1991 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जहां पे ये कहा गया कि दोनों ही कंट्रीज, दोनों ही ये सुपर पावर्स जो है, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको एक सर्टेन लिमिट तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिसआर्म कर देंगे खुद को, एक सर्टेन न्यूक्लियर वेपन्स जो है वही होल्ड करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी सारे ऐसे कंट्रीज थे, जैसे बेलारूस है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन है। ये तो तीन ऐसे बड़े कंट्रीज थे, रशिया के अलावा ऑब्वियसली, जहाँ पे यूएसएसआर के न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो प्लेस किए गए थे, या फिर डेवलप किए जाते थे, या फिर किसी भी तरह से इंस्टॉल्ड थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई कि अब इन न्यूक्लियर वेपन्स का क्या किया जाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर रशिया स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट टू डू विद दिस न्यूक्लियर वेपन्स। सो ये डिसाइड अल्टीमेटली किया गया कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रशिया को वापस कर दिए जाएंगे, रशिया को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो यूक्रेन, यू कैन सी हियर, इट साइंड द लिस्बन प्रोटोकॉल इन 1992, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोटोकॉल साउट टू रिटर्न द न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस, कजाकिस्तान एंड यूक्रेन टू रशिया, ठीक है। ऑल स्टेट्स वर टू ज्वाइन द स्टार्ट एंड द एनपीटी।
तो एनपीटी आखिर क्या है? एनपीटी की अगर हम बात करें, एनपीटी इट इज नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी। ठीक है। नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी आखिर क्या है? तो 1968 में इसे साइन किया गया था, जो कि इन इफेक्ट आई थी। इट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1970। ठीक है। तो 1 जुलाई 1968 को इसको साइन किया गया था। इट इज एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी जो कि काफी सारे कंट्रीज ने साइन की थी, और इसके तहत कोई भी कंट्री विद इट वाज एक्चुअली कंसर्न्ड विद द डिसआर्मामेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है। मतलब ग्लोबल लेवल पे पीस मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्म किया जाए, इससे रिलेटेड ये आपकी ट्रीटी थी। तो काफी सारे कंट्रीज इसका पार्ट बने थे। एक और इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट, क्या इंडिया एनपीटी का पार्ट है? नहीं, इंडिया एनपीटी का पार्ट नहीं है। और यही इंडिया जो क्लेम करता है ना कि हमें एक परमानेंट सीट चाहिए इन यूनाइटेड नेशन, तो इंडिया के इस क्लेम के अगेंस्ट सबसे बड़ा बैरियर जो है ना, वो यही है कि इंडिया जो है वो एनपीटी का पार्ट नहीं है। खैर, वो एक अलग बात है जिसके ऊपर हम शायद इन फ्यूचर डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो क्या हुआ, जैसे ही ये देश सारे आजाद हो गए, मतलब अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे बात आई कि क्या अब ये एनपीटी का पार्ट बनेंगे, क्या ये एक न्यूक्लियर कंट्री, न्यूक्लियर वेपन एबल्ड कंट्री रहेंगे। तो ये डिसीजन लेना था इन सारे कंट्रीज को। अभी फिलहाल हम बात करेंगे यूक्रेन की। तो यूक्रेन ने ये डिसाइड किया कि ये न्यूक्लियर, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, पॉलिटिशियंस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। एक पक्ष ऐसा था जो कहता है कि यूक्रेन को इंडिपेंडेंस के बाद में एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री रहना चाहिए। एक पक्ष ऐसा था जो ये कहता था कि हमें न्यूक्लियर एबल कंट्री नहीं रहना और हमें एनपीटी को ज्वाइन करना है। तो ठीक है। तो यूक्रेन ने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि ये कुछ कंडीशंस के बदले में एनपीटी जो है इसको साइन कर देंगे। सो अल्टीमेटली यूक्रेन डिसाइडेड कि ये एनपीटी को साइन करेगा और ये एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री रहेगा। देखिए, यहाँ पे ही बात ये शुरू हो जाती है। एक समय में यूक्रेन जो मतलब थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर था, उसने ये डिसाइड किया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री नहीं रहेगा। ये एक न्यूक्लियर, इट इज गोइंग टू गिव अप द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है। तो इसने 1992 के लिस्बन प्रोटोकॉल के तहत हम ये देखते हैं कि डिसाइड किया कि ये अपने सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है, ऑब्वियसली कजाकिस्तान और बेलारूस ने भी यही डिसाइड किया था, ये सारी कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रशिया को हैंड ओवर कर देंगे। और यूक्रेन ने डिसाइड किया कि ये स्टार्ट को भी रेटिफाई करेगा और ये एनपीटी का भी पार्ट बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से डिसआर्मामेंट की कहानी जो है वो शुरू हो जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि 1993 में एक मैसेंजर एकॉर्ड जो है ये साइन किया गया। इट वाज बेसिकली कि यूक्रेन and Russian officials reached a set of agreements including protocols on nuclear weapons disarmament procedure and terms and compensation। ठीक है। तो यहाँ पे इस मैसेंजर अकॉर्ड्स में बात की गई। एक 1992 के लिस्बन में ये डिसाइड तो हो गया था कि यूक्रेन जो है वो हैंड ओवर कर देगा रशिया को अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स। इसके बाद 1993 में कि किस तरीके से ये वेपन्स जो है वो रशिया को हैंड ओवर किए जाएंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, जो वेपन्स है बाकी उनको डिसमेंटल किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है। इसके बदले में यूक्रेन को क्या कंपनसेशन मिलेगा, तो ये सारी चीजें जो है इनके ऊपर डिस्कशंस होने इस टाइम पे शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली लेकिन हम देखते हैं कि ये टॉक्स जो है वो फेल हो जाती है और किसी भी तरह का कोई फाइनल सोल्यूशन इस पे नहीं निकल पाता है। फाइनली हम देखते हैं कि 1994 में एक ट्राइलेटरल स्टेटमेंट जो है ये साइन होती है। मतलब मैसेंजर अकॉर्ड सेट द स्टेज। ऑब्वियसली इट वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बारे में बातें जो है वो शुरू तो खैर हो ही गई थी। फिर as the United States mediated between Russia and Ukraine, the three countries signed the trilateral statement on January 14, 1944. Ukraine committed to full disarmament, including strategic weapons, in exchange of the economic support and security assurance from the United States and Russia. ठीक है। तो यहाँ पे 1994 का जो ट्रायलेटरल स्टेटमेंट है, इसमें क्या हुआ, यूक्रेन और रशिया के बीच में तो जो डिबेट या फिर हम कह सकते हैं सेटलमेंट तो कुछ नहीं हो पाया। मतलब ऑब्वियसली बात है, यूक्रेन अगर डिसमेंटल कर रहा था अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और अपनी
न्यूक्लियर वेपन्स को हैंड ओवर कर रहा था रशिया को, तो इट वांटेड सम काइंड ऑफ कंपनसेशन इन रिटर्न ऑफ इट। लेकिन ये टॉक्स जो है वो कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हुए। अल्टीमेटली 1994 में एक और जो अटेम्प्ट है वो किया जाता है, और इसमें यूएसए जो है वो मीडिएट करता है। एंड अल्टीमेटली यूएसए, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये डिसाइड किया जाता है कि ये यूक्रेन जो है वो अपने आप को डिसआर्म कर लेगा, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हैंड ओवर कर देगा। बदले में उसे किसी तरीके का इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, और ये एश्योरेंस चाहिए, मतलब पीस एश्योरेंस जो है वो उसे चाहिए कि मतलब आने वाले टाइम में यूक्रेन के ऊपर किसी भी तरह का कोई अटैक नहीं किया जाएगा। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि फाइनली 1994 में साइन होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस टू सॉलिडिफाई सिक्योरिटी कमिटमेंट्स टू यूक्रेन, द यूनाइटेड स्टेट्स, Russia and the United Kingdom signed the Budapest Memorandum on Security Assurances on December 5, 1994। ठीक है। सो इसमें आखिर क्या था? इसमें इस 1994 के बुडापेस्ट सिक्योरिटी एश्योरेंस में फाइनली ये यूक्रेन, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और यूनाइटेड किंगडम ने मिलके एग्रीमेंट जो है वो साइन किया, जिसमें ये फाइनली कहा गया कि यूक्रेन के बॉर्डर्स जो है इनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, और इसके ऊपर किसी भी तरह का अटैक नहीं होगा यूएसए, रशिया या फिर यूनाइटेड किंगडम के तरफ से। ठीक है। सो दीज कंट्रीज प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट द सोवर्निटी एंड द एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स ऑफ द यूक्रेन। और इसके बदले में यूक्रेन क्या करेगा? यूक्रेन विल ऑफिशियली एसीड टू द एनपीटी। यूक्रेन जो है वो एनपीटी को साइन करेगा और एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो बन जाएगा। सो अल्टीमेटली यू कैन सी दिस हैपेंड हियर इन द ईयर 1994। The move finally met the final condition for ratification of the START 1 on the same day। ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट 1 जो है वो भी एनफोर्स हो जाता है, मतलब ऑब्वियसली बात है रेटिफाई हो जाता है बाय द यूक्रेन, और एनपीटी का भी पार्ट जो है वो यूक्रेन बन जाता है इन exchange of the security assurance by these countries, that is USA, Russia and United Kingdom। Now अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी जब ये एग्रीमेंट साइन हो चुका था, तो अब रशिया का इस तरह का स्टेप तो ऑब्वियसली एक तरीके का बिट्रेयल है। इट इज लाइक बैक withdrawing from the agreement which they have assured, which assurance they have given in the year 1994। तो ऑब्वियसली 2014 में भी ये मुद्दा एक बार उठा था कि रशिया जो है वो इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर रहा है कहीं ना कहीं, एंड अल्टीमेटली अभी फिर से ही इस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। क्या लगता है आपको कि क्या रशिया पूरी तरीके से यूक्रेन को के ऊपर मतलब उसे ऑक्यूपाई करना चाहता है? तो हो सकता है दो कंडीशंस बनती हैं, या तो फिर ये होगा कि रशिया जो है वो पूरी तरीके से यूक्रेन को ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि इसको फिर डायरेक्टली कन्फ्रंट करना पड़ेगा नेटो पावर्स को और यूरोपियन यूनियन को। हो सकता है सेकंड ये भी चांस है कि शायद रशिया, हो सकता है ये जो ईस्टर्न रीजन है जो इजी है रशिया के लिए ऑक्यूपाई करना, क्योंकि यहाँ पे प्रो रशियन लोग हैं, हो सकता है इस रीजन को ऑक्यूपाई कर ले, और जो ये वेस्टर्न पार्ट है इसको ऑक्यूपाई ना करे, विथ अ कंडीशन के ये वाला रीजन जो है वो कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर ऐसा होता है तो दिस पार्ट विल एक्ट एज द बफर जोन बिटवीन द रशिया एंड द नेटो और द यूरोपियन यूनियन countries। Okay, so let's see what happens in future, guys. This was all about the recent development and Russian declaration of war on Ukraine and the disarmament procedure or the process of Ukraine, which once used to be the superpower in the nuclear weapons। So this is all about it. Thank you, everyone. Have a nice day.